Yes, it has been brewing in my mind for at least 2 decades now. Like I finished my engineering, so I studied for IIT coaching in 1998, 99, and then I went to an IIT BHU, 99 to 2003, and I did my civil engineering. And then 2004 onwards, since I came to Bombay, so it's my 20 years in Bombay now, this year से ना मेरे दिमाग में ये कहानी चल रही है कि ये जो अचानक से हम लोग प्रेशर इतना लेते हैं आईआईटी एग्जाम का, तो उसका क्या मतलब है, और वो क्यों ऐसा उस समय ये फीलिंग दी जाती है बच्चों को कि यही साल है और इस साल अगर नहीं निकले तो फिर हमेशा के लिए तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो जो एक सेंस है वो बहुत स्ट्रेसफुल था, और वो मुझे लगा कि उसके बारे में कुछ कहानी होनी चाहिए, और अपना वो जो दौर था मेरी लाइफ का वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो उसके बारे में एक कुछ मुझे करना है। फिर मैंने सोचता रहा, लेकिन फिर और बहुत सारी चीज़ें, शुरुआती साल थे बॉम्बे में तो काफ़ी सारी और चीज़ें संभालनी पड़ती हैं शुरू में। यू मेक श्योर कि आपका घर चल जाए, आपको काम मिल जाए, वो सारे स्ट्रगल जब हो गए। और 2012 में वासेपुर आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और मेरी पहली फिल्म एज अ लिरिक्स राइटर। फिर उसके बाद मसान मैंने लिख दी और शूट शुरू होने वाली थी 2014 में। तब मुझे लगा कि अच्छा, अब फिल्म भी बन रही है, गाने भी आ गए हैं, अभी फाइनेंशियली आई एम स्टेबल इन लाइफ। अब मैं थोड़ा अपना जो मुझे लिखना है मैं उस पर थोड़ी मेहनत करता हूँ। एंड देन आई दिस स्टोरी विच आई वाज थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई स्टार्टेड राइटिंग इट। और 2014 में मैंने ये लिखी, इसका पहला ड्राफ्ट, पहला दूसरा जो भी शुरुआती ड्राफ्ट लिखे। और फिर उसके बाद इट गॉट सिलेक्टेड इन एनएफडीसी स्क्रिप्ट लैब, विच वॉज अ बिग प्लस। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, अच्छी स्क्रिप्ट है, लोगों को पसंद आ रही है। फिर वहाँ से बनाने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी कि अच्छा मैं डायरेक्ट करूंगा। दैट आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इनिशियली। स्क्रिप्ट हो गई थी, और फिर लगा कि लेकिन मैं डायरेक्ट कर कैसे करूंगा, मुझे कुछ आता नहीं है डायरेक्शन के बारे में। तो फिर मैं थोड़ा वेट किया मैंने कि सेक्रेड गेम्स जब शुरू हुआ तो मैंने उसमें थोड़ा सीखने की कोशिश की। तो आई वॉज देयर ऑन द सेट्स of Sacred Games. I was there in the edit also. I was involved in ऑडिशन भी देखता था मैं विक्रम मोटवानी के साथ। तो सब चीज़ें मैंने थोड़ा सीरियसली सीखने की कोशिश की। तो उसके बाद जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया 2018-19 में कि अच्छा एक और ड्राफ्ट करते हैं और थोड़ा मेहनत करते हैं कि अच्छा इसको और रिफाइन करके। तो तब मैंने उसको और रिफाइन किया, और तभी ये हुआ कि मैच बॉक्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मुझे कॉल आया कि आपकी एक स्क्रिप्ट आई है हमारे पास, जो जयदीप साहनी ने भेजी थी उनको स्क्रिप्ट। तो उन्होंने पढ़ी हुई थी 2014-15 में, उनको बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने भेज दी। और फिर इन तब जब मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो बाय चांस तभी इधर से फ़ोन आया, सो एवरीथिंग फेल इन प्लेस। देन मैंने बोला ठीक है, मैं एक और ड्राफ्ट करूँगा, और जो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा और शार्प होगा। तो फिर मैंने एक और ड्राफ्ट किया 2019 दिसंबर में, और वो मैंने पढ़ाया श्री राम राघवन सर को और संजय राउतरे और सरिता पाटिल को मैच बॉक्स में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, एंड दे सेड कि ठीक है ये बनाएंगे हम फिल्म। बट ठीक तभी ये हुआ कि कोविड हो गया 2020 में। फिर 2 साल और वेट करना पड़ा, नहीं तो 20 में बना देते हम फिल्म ये, और 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले आ गई होती। पर किस्मत ये रही कि फिर वेट करना पड़ा। 22 में फिर हमने शूट की, अक्टूबर नवंबर तक शूट चली। पिछले साल हमने फेस्टिवल्स ट्रैवल किया फिल्म के साथ, और अब आ रही है। तो ये करीबन 20 साल की जर्नी। स्क्रिप्ट को लेके कॉन्फिडेंट था मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो टाइम लगा मुझे थोड़ा सा समझने में। मुझे लगता है कि क्योंकि इस समय ना प्रेशर इतना ज़्यादा, हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई बुरी खबर भी पढ़ रहे हैं कि कोई बच्चा सेल्फ हार्म कर रहे हैं बच्चे, और बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। तो मुझे लगता है कि हमको समझने की ज़रूरत है कि ये जो 16-17 साल की उम्र है उसमें बच्चों पे ये प्रेशर नहीं डाला जाए कि आप अभी एक तो डिसाइड कर लो क्या करना है लाइफ में, और वो डिसाइड भी तुम क्या कर रहे हो हमने कर लिया है पेरेंट्स ने कि तुम ये बनोगे। और इस इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इतना स्ट्रेसफुल है, उसमें एक 16-17 साल का बच्चा जिसको इंडिया में अभी 17 साल के बच्चों को
गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, शराब पीना अलाउड नहीं है, वोट करना अलाउड नहीं है, शादी करना अलाउड नहीं है, लेकिन अब बाकी की जिंदगी क्या करना है वो तुमको अभी डिसाइड करना है। सो दैट आई फील इज अनफेयर। और ये फिल्म उसी मुद्दे को उठाती है और उस पर बात भी करती है कि ये बहुत अनफेयर सिस्टम है और पूरा सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं या सिर्फ कोचिंग वाले दे रहे हैं, वैसा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से, कोचिंग भी दे रही है, पेरेंट्स भी दे रहे हैं, दोस्त लोग, यार दोस्त भी सब पूछते रहते हैं अच्छा क्या हो रहा है, और रिश्तेदार हैं, फिर स्कूल के टीचर हैं। बहुत पूरा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस समय बहुत ही अनफेयर सा है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। सो उस पे ये फिल्म बात करती है और पूरी कोशिश है हमारी कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए और पेरेंट्स को भी समझ आए कि इट इज़ नॉट वर्थ इट टू पुट योर किड्स थ्रू सो मच स्ट्रेस, बिकॉज 12 लाख 15 लाख बच्चे मेरे ख्याल से इस समय बैठते हैं आईआईटी के एग्जाम में, उसमें से 10,000 सीट्स हैं। तो बाकी के जो बचे 15 लाख में 14,90,000 बच्चे, they will be damaged for life if you put them through so much stress. And in fact people who actually go through also, जो सक्सेस भी होता है जिनको, उनको भी वो हमेशा के लिए वो एंजाइटी और वो सब बना रहता है। सो इट्स नॉट, इट्स अ वेरी flawed system. For me, the few fascinating things was one, the whole era of the 90s। वो जो उस era का जो नॉस्टैल्जिया है ना, वो जाता नहीं हमारे अंदर से। हम लोग अभी भी वो कुमार शानू के गाने और अलीशा चिनाय के गाने ही सुनते हैं। हम लोग अभी भी उस समय के जो टीवी के सीरियल थे, दूरदर्शन के फ्लॉप शो जैसे शोज, वो याद करते हैं। उस समय की जो सिंप्लिसिटी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो याद आती है बहुत कि कितना अच्छा टाइम था, आसान टाइम था कि अ, दिन भर मतलब इंटरनेट पे बुरी खबरें या ये लाइक्स के लिए भागते रहना कि अच्छा किसने हमारा फोटो लाइक किया, वो सब नहीं था। हम अपनी जिंदगी आराम से जीते थे, साइकिल उठा के चले गए, थोड़ा घूम आए, शाम को पार्क में दोस्तों के साथ बैठ के इधर उधर का गॉसिप कर लिया, घर आ गए। सो फॉर मी व्हाट स्टेड फ्रॉम दोज टाइम्स इज द सिंप्लिसिटी, द जेंटलनेस ऑफ दोज टाइम्स, द फ्रेंडशिप्स आई मेड एट दैट टाइम, द जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, and this idea that we are in the middle of फास्ट चेंजिंग इंडिया। तो वो जो उस समय का इंडिया था जो बदल रहा था, वो मुझे लगता है वो भी एक कारण है, ये जो पूरा इतना बड़ा बन गया है आईआईटी और आईएम का जो हुआ है। क्योंकि वो टाइम था जो पोस्ट लिबरलाइजेशन का जो इंडिया था, जिसमें बड़े सपने हमको दिखाए गए अचानक से, और लगा कि अच्छा ये सरकारी नौकरी के आगे भी दुनिया है। जो उससे पहले तो सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ा एक वो होता था, 70s 80s में यही था कि सरकारी नौकरी लग गई आप खत्म, अब उसके बाद आप लाइफ चिल करो, अब उसके बाद कोई बड़ा एम्बिशन नहीं। लेकिन ये जो 90s के बाद आया ना कि अच्छा आईआईटी कर लिया, सिर्फ आईआईटी इनफ नहीं है, आईआईटी के बाद अब आईएम करो, अच्छा वो भी इनफ नहीं है, तुम यूपीएससी भी दो, तुम सिविल सर्वेंट भी बनो, अच्छा वो भी, अगर एमबीए इंडिया से किया है तो फिर एक और एमबीए अमेरिका से करो, फिर एमएनसी में इंडिया में काम कर रहे हो, नहीं तुम गूगल के हेडक्वार्टर्स में काम करो। ये जो बढ़ते गए ना सपने, वो उस दौर की मेरे ख्याल से पैदाइश है, लेट 90s के बाद का जो इंडिया है पोस्ट लिबरलाइजेशन। सो फॉर मी दैट पीरियड इज वेरी फैसिनेटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द understanding of India and understanding of Indian middle class psyche. And the film also goes in that layer, also tries to understand what is the origin of this Indian middle class psyche about constantly chasing bigger dreams, and why it has become an industry in itself. The success industry is a completely new industry. It did not exist in before 90s. That's what the film is about, and that's what is very fascinating for me to explore. ऐसा हुआ कि मैं एक तो हमने बहुत ऑडिशन लिए एंड वी वर वेरी श्योर कि हम बॉम्बे से ऑडिशन नहीं लेंगे, हम बॉम्बे में जो पले बड़े बच्चे हैं उनका ऑडिशन नहीं लेंगे, हम उत्तर भारत के ही बच्चों का ऑडिशन लेंगे। तो हमने ऑडिशन लिए दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, भोपाल में, जयपुर में, कानपुर में।
तो हमने सोचा कि हम ऐसी जगहों से ऑडिशन लेते हैं जहाँ के बच्चों को कम से कम वहाँ की दुनिया उन्होंने, भले ही अब उम्र उनकी वो नहीं है कि उन्होंने 90s की दुनिया देखी होगी, उनके पेरेंट्स के थ्रू देखी होगी, फैमिली एल्बम्स में देखा होगा, जानते होंगे कि हमारे पापा इस तरह के थे या हमारे भैया इस तरह के थे, या ना, तो वो एक थोड़ा सा कनेक्शन रहे। एक तो हमारी कोशिश वो थी। दूसरा, हमने बहुत ऑडिशन ली। वी डिड नॉट वांट एनी नोन फेसेस। हम चाहते थे कि वो असली लोग लगें, वो लगें कि उसी दुनिया के, उसी एरा के हैं। तो हमने नए फेसेस बहुत ट्राई किए, एंड फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर विवेक का जो किरदार है, उसके लिए 1000 ऑडिशन कम से कम हुए हैं, और उसमें से वो एक बच्चा चुना गया है, बोधिसत्व शर्मा। तो वो दिल्ली का है। और समता सुदीक्षा जो सारिका का किरदार है, उसके लिए भी 500 से ज़्यादा ऑडिशन देखे, और फिर वो पटना से है समता। तो वो पटना से चुनी गई है। बाकी एक लड़का जो है वो हजारीबाग से है, एक लड़का जो है वो जौनपुर से है। तो उस तरह से हमने बहुत ही अंदर जाकर ऑडिशन करके ढूंढा है। इनफैक्ट वो हजारीबाग से जो है, उसने ऑडिशन भी हजारीबाग से ही भेजा था, वो ऑडिशन के लिए कहीं पटना भी नहीं आया था। उसका जो पहला ऑडिशन है उसके गांव के घर का है, जिस पे टाट के पर्दे लगे हुए हैं। मतलब वो ऐसा सुंदर ऑडिशन था उसका पहला ही। हमको लगा ये कितना ऑथेंटिक है कि इसने वो सोचा नहीं कि ऑडिशन है तो कहीं कहीं स्टूडियो चले जाएं, और है ना, बैकग्राउंड उसको लगा कि ये ठीक है, इतना अपना एक्टिंग पे उसको कॉन्फिडेंस था। तो आयुष पांडे है उसका नाम, वो एक्टर का, और रिंकू का किरदार वो कर रहा है। तो उस तरह के हमको हमने कोशिश की कि जितना ऑथेंटिक हो, जितने ऑनेस्ट हो, जितने रियल लगे ये लोग, उतना हमारी फिल्म के लिए अच्छा है। तो ये प्रोसेस था।